वेलकम बैक। तो अब हम तीसरे उस पे हैं कि यदि हमारे पास में जो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीसरा चीज़ हमारा जो पैरामीटर है वो एक्सेलरेशन है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज क्या करेंगे कि ये कोशिश करेंगे कि हम पहले एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन, कोशिश नहीं एक्चुअली ये करेंगे कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सब चीज़ को पढ़ ले इस एक्सेलरेशन के बारे में पूरा। ठीक है, और यहाँ तक इक्वेशन से पहले पहले तक, और फिर इसका समरी भी इसी क्लास में मैं बता दूं जो आपको नोट्स करना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो होगा एक्सेलरेशन से रिलेटेड वो भी करेंगे हम इसमें। तो हो सकता है कि लिटिल बिट ये लॉन्ग लेक्चर हो जाए, ठीक है, बट आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। जहाँ तक एनसीईआरटी का सवाल है, ये सारा चीज़ उधर तो नोट्स में मैं लिखाऊंगा ही, अभी आप समझ लो। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा मकसद रहता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ हम डील कर सके, फिर उसका एक डीप डाइव कर सके, एक डीपली डिस्कशन कर सके, फिर कुछ न्यूमेरिकल कर सके। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी हमेशा क्या करता है, इसके जो पास्ट जो है उसको लेके चलता है। जैसे वो बहुत ज़रूरी भी है कि जब मोशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा होगा न्यूटन से भी पहले, तो उस समय जब लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे या इसका नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे, उस समय यदि कुछ बताने की कोशिश कर रहे होंगे, वहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में इसने कहा कि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जनरल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो जब ये मोशन में है तो अक्सर उसका वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी मतलब किसी भी इंस्टेंट पे हम उसके जो वेलोसिटी है, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो चेंज होते रहता है। ठीक है, अक्सर। तो कहा जाता है कि हाउ टू डिस्क्राइब दिस चेंजेस, ये चेंजेस को, जो वेलोसिटी में जो चेंजेस है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए। तो शुड इट बी डिस्क्राइब एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस और विथ टाइम। हमें पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और, 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 ये वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। तो ठीक है, मैं एक चेंज, वेलोसिटी में चेंजिंग निकालना चाह रहा हूँ, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालूं? विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस निकाल दूं या ये वेलोसिटी में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल दूं? ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा शुरुआत में है, तो उसको क्लियरफाई करने का कोशिश इसमें करेगा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे जिस मोशन के जिस पैरामीटर को डिस्क्राइब करना है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग को डेप्थ में जाना है, वो था कि वेलोसिटी में चेंजेस को हम कैसे डील करें। ठीक है, जैसे आप जब बाइक को एक्सेलरेट करते हो, ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, वेलोसिटी में चेंजिंग होते रहता है हर समय में। आप ये भी कह सकते हो कि रोड के डिफरेंट पोजीशन पे चेंज हुआ, तो डिस्टेंस के साथ में भी, टाइम के साथ में भी, दोनों चीज़ हम निकाल सकते हैं। लेकिन किस में डिस्क्राइब करना अच्छा रहेगा? अभी तक हमने पोजीशन का चेंज का रेट टाइम के साथ में डिस्क्राइब किया, ठीक है, या उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का हम टाइम के साथ में किए थे। अब आ गया वेलोसिटी में चेंज को क्या करें। अब देखो, दिस वॉज अ प्रॉब्लम इवन इन गैलीलियोज टाइम। गैलीलियो के टाइम में भी ये चीज़ था, आज भी हम इसको सोच रहे हैं। इट वॉज फर्स्ट थॉट दैट दिस चेंज कुड बी डिस्क्राइब बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस। पहले सोचा गया कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, ये वेलोसिटी का जो चेंजिंग है, रेट जो है, वो डिस्टेंस के साथ जो चेंज हो रहा है इसको ही लेते हैं, इसको ही अडॉप्ट करते हैं। बट थ्रू his studies of motion of free falling object and motion of object on an inclined plane, उन्होंने देखा कि फ्री फॉलिंग बॉडी को थोड़ा सा मोशन को ऑब्जर्व किया, या इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को ऐसे रख दिया, तो वो जो मोशन हो रही थी, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया। इन सब के ऑब्जर्वेशन से जो गैलीलियो का कंक्लूजन था, गैलीलियो कंक्लूड किया दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। उन्होंने कहा कि जब ये चीज़ नीचे फॉल कर रही है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे तो वेलोसिटी विथ टाइम इज कांस्टेंट। मतलब जैसे उसने एक खास टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी में जो चेंजिंग देखा, वो देखा कि सेम है। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था कि उन्होंने कंक्लूड किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम इज कांस्टेंट ऑफ मोशन फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा ये चीज़ आया, अच्छा टाइम के साथ रेट क्यों ना बताया जाए। ऑन द अदर हैंड
द चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज डिस्टेंस ऑफ फॉल्स। यदि हमने ये चीज़ आपको मैंने एक उसमें ऑनलाइन वाले जो भी ग्रुप में है उसमें मैंने आपको बता दिया है, अभी रिकॉर्डेड वाले पार्ट में अभी लेटेस्ट इस पे आएगा कि फ्री फॉल में कोई चीज़ जब मूव कर रही होती है तो एक हमने याद होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको एक बढ़िया सा एक एनिमेशन दिखाया था, नहीं तो बस आपको जाना है प्लेलिस्ट में, उसमें देख लेना है नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी है उस पे बेस्ड कौन सा लेक्चर है, उसको आप देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जब हम बॉल को ऊपर से छोड़े थे फ्री फॉल में, उसका जब हमने स्नैपशॉट लिया था तो शुरुआत में बहुत क्लोजली प्लेस्ड है, फिर धीरे इक्वल इंटरवल में फिर ये बढ़ा, फिर और बढ़ा, ऐसा सेपरेशन बढ़ते गया है। ठीक है, तो वही चीज़ को कह रहे हैं कि इक्वल टाइम में यदि हम देखें तो चेंज इन वेलोसिटी तो सेम आया था, लेकिन डिस्टेंस के साथ में ऐसा नहीं आया। ठीक है, और उसने कहा कि इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ फॉल, यदि डिस्टेंस ऑफ फॉल को बड़ा करिएगा तो वो डिक्रीज हो जाता है उसमें, ये चीज़ उसमें ऑब्जर्व किया गया था। इसको एकदम एग्जैक्टली भी हम मैथमेटिकली भी चीज़ों को पढ़ेंगे, अभी पहले उनके थॉट्स को पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या सोचा और क्या किया। उन्होंने ये इस कंक्लूजन की तरफ वो बढ़ रहे हैं कि चलो ऐसा करो, टाइम के साथ डिफाइन करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा, जो एक्सेलरेशन, यदि हमने एक्सेलरेशन डिफाइन करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम निकाल दो। ठीक है, तो वही चीज़ उसको एक्सेलरेशन कहना शुरू कर दिए। अब एवरेज एक्सेलरेशन भी पॉसिबल था, जैसे ए का बार लिख सकते हैं या ए लिख के हम ऐसा ही रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होगा तो अक्सर ऐसा भी रहेगा। ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। यदि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल हम यहाँ पे कर दें तो वो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा, जिसको डेल वी बाई डेल टी भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि v2 एंड v1 आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और सिंपली वेलोसिटी एट टाइम t2 एंड t1। जहाँ पे v2 और v1 क्या है, t2 और t1 पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इट इज द एवरेज चेंज ऑफ velocity per unit time. The SI unit of acceleration is meter per second square. ऑब्वियस सी बात है, ऊपर है मीटर पर सेकेंड और नीचे पर सेकेंड, ये सबको मिला दोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये है, ये सबको नोट भी कराते रहूँगा, अभी आप एक बार समझ लो। ठीक है, ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यदि हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक प्लॉट करें, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एक प्लॉट करें, द एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू v2 t2 एंड v1 t1। यदि ऐसा है और सपोज करो कि यहाँ पे पहला ग्राफ v1 t1 पे है और दूसरा पार्ट जो है वो v2 t2 पे है, और इन दोनों को यदि हम मिला दें तो जो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगा उसका जो स्लोप होगा वही चीज़ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन इन फिगर 3.7। 3.7 को हम देख लेते हैं। 3.7 में यदि हम एवरेज देखने की कोशिश करें, दिस इज 3.8, तो 3.7 इज हियर। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हम देखेंगे तो 3.7, इसमें यदि हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें तो निकाल सकते हैं। हमें वो 2 पॉइंट चाहिए और उसका करेक्ट उसका कोऑर्डिनेट ऐसा चाहिए कि कहीं पे भी हम ऐसा लाइन बनाए तो इसका दोनों कोऑर्डिनेट पता है, दोनों कोऑर्डिनेट पता है तो आराम से हमें, जैसे ये यदि यहाँ पे पता है कि लाइन पे कितना है तो हम यहाँ पे ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं, तो आराम से थीटा निकाल सकते हैं, इसलिए टैन थीटा निकाल सकते हैं। टैन थीटा निकलेगा तो स्लोप निकल जाएगा, और वो जो स्लोप होगा वो इस एक्सेलरेशन का क्या इसका एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए आपको जिस ग्राफ का हेल्प लेना पड़ रहा है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो ये 3.7 में ये था। अब डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए उसमें डिफरेंट है, वो हमें देख के भी लग रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करने के लिए पहले एक उसमें ला देता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये ग्राफ को मैं उसमें ऐड कर लेता हूँ, और फिर मैं इस एक्सप्रेशन को
उसी में ले जाता हूँ। ठीक है, ऐड टू करेंट में, और आपको बताता हूँ कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो देखो जैसे इस केस में यदि आप यहाँ पे देखोगे, ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये आपको पहले से पता था। इसका एक ऑलरेडी आपको एक्सटी ग्राफ मिला हुआ था। यदि आपने पिछले क्लास में एनसीईआरटी को देखा या एनसीईआरटी को प्लॉट करके देख लोगे तो ये ऐसे ऐसे जाके ऐसे एक्सटी ग्राफ था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनाया गया था। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, इसके लिए हम एक क्लास डेडिकेट करूँगा पूरे ग्राफ पे, पूरा एक क्लास डेडिकेट करूँगा उसको, ये इसके नेक्स्ट लेक्चर में बनेगा, उसको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे जो ये स्लोप बना है, ये स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी होता है, क्योंकि ये dx/dt हो जाएगा तो वेलोसिटी होगा, और उस वेलोसिटी से ये ग्राफ बना। अब इसमें यदि मैं इसमें कहा गया है कि यदि 0 से 10 सेकेंड के बीच में हम रखते हैं, अपना 0 से 10 सेकेंड के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो एक्सेलेरेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पॉइंट मालूम है और ये पॉइंट मालूम है, यहाँ पे यदि हम इस लाइन को ऐसे बना दें और इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें, तो ये जो स्लोप हो जाएगा वो एवरेज एक्सेलेरेशन दे देगा 0 से 10 सेकेंड के लिए। तो हमें पता है कि जो सबसे मैक्सिमम ये गया है, ये यहाँ पे, जैसे इसमें 100 नहीं किया गया है लेकिन ये 24 पे है, तो 24 है। यहाँ पे ये जो पोर्शन है 0 है, तो ये जो हाइट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक वो 24 हो गया। मतलब यदि इसमें हम ऐसे बनाए तो ये हो गया 24, और 10 सेकेंड का था, ये हमें मालूम था, ये है 10। तो ऑब्वियसली यदि ये थीटा है तो यहाँ पे tan थीटा यदि लिखा जाए तो tan थीटा 24/10 हो जाएगा, एंड दिस इज नथिंग बट एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, और एवरेज एक्सेलेरेशन कब मिला है, ये 0 से 10 सेकेंड के इंटरवल में, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। वही 10 to 18 यदि हम लेते हैं, 10 to 18 ले लेते हैं, तो देखोगे क्या कि चेंज ही नहीं हुआ है, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ है, वो कांस्टेंट रहा है, और चेंज नहीं हुआ है तो इसलिए 0 इतना हो जाएगा। फिर जब ये डिक्रीज हुआ, देखो ऐसे, तो ये 18 से 20 सेकेंड में डिक्रीज हो गया। कितना से डिक्रीज हो गया है, देखो वही 24 से डिक्रीज हो गया है ऐसे। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है वो फाइनल 0 है, इनिशियल 20 वेलोसिटी जो था फाइनल 0 है और इनिशियल 24 था, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 20, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो गया माइनस, तो -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया 18 से 10 के बीच में, ये एवरेज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 10 से 18 के बीच में एक्सेलेरेशन 0 है, हम ग्राफ में ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, फिर 18 से 20 के बीच में ये ऐसा ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, कहीं पे भी हम पॉइंट लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्लोप सेम रहेगा। तो इसका मतलब इस लाइन पे 18 से 20 के बीच में स्लोप यदि सेम है तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलेरेशन देता है, तो एक्सेलेरेशन सेम होगा, और इसलिए वो -12 के बराबर है। तो 18 से 20 के बीच में ये ग्राफ बना सकते हैं। बट यदि मैं ये पॉइंट लेता तो अभी दोनों को मिलाते तो ये स्लोप आता, यदि मैं ये पॉइंट तक लेता तो अभी ये स्लोप आता, अभी मैं ये पॉइंट को लेता तो अभी ये स्लोप आता। तो इसका मतलब क्या है, ये इस स्लोप से ये बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है अभी बढ़ते 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 इस जगह पे पहुंचा है। तो इसलिए हम इधर एक्सेलरेशन, यदि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ये जो है ये फिगर है जिसकी चर्चा बाद में करेगा, लेकिन एवरेज ये कैलकुलेट करना था अभी के लिए, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन हमने उसमें निकाल दिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात होती है जो मैंने चर्चा कर दिया यहाँ पे, पर जैसे हम बाकी उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो एवरेज में डेल्टी टेंड्स टू 0 हो जाता था। तो सेम चीज़ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम वे जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन किए गए थे वैसे किया जाएगा, और एक्सेलरेशन को हम लिमिट डेल्टी टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, और उसी एवरेज एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिख दे तो dv/dt हो जाएगा। एक्चुअली में ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें d उस पर एरो देके ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो देना ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन में करते हैं तो प्लस और माइनस इस वेक्टर के जो भी प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसमें वेक्टर साइन ना देके प्लस माइनस से ही काम चला जाते हैं कि ए पॉजिटिव तो मतलब ये, ए नेगेटिव तो मतलब ये। ठीक है,
द एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वीटी कर्व एट दैट इंस्टेंट। उस इंस्टेंट पे जब जो इसका मतलब कि वीटी कर्व यदि दे दिया जाए हमारे पास में और इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, तो जैसे हमने पिछले बार में वो रिड्यूस करते हुए इंटरवल लाया था, तो इस पे जो टेंजेंट होगा, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। फॉर VT curve shown in figure 3.7, we can obtain the acceleration at every instant of time. The resulting AT curve is shown in figure 3.8, जिसको मैं एक्सप्लेन अभी अभी अलग से जाके कर दिया। ठीक है, तो ये हर इंस्टेंट का एक्सेलरेशन हमारे पास में यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। इसमें अब ये इसको डील कर रहे हैं कि वी सी, इसमें हम ऐसा देख रहे हैं कि दैट द एक्सेलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड 0 to 10 सेकेंड, क्योंकि 0 to 10 सेकेंड में आपको दिखा है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ऐसे बढ़ी है, तो एक्सेलरेशन जो है वो चीज़ इसमें नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म ओवर द पीरियड 0 to 10 सेकेंड। इट इज़ 0 बिटवीन 10 to, इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे आके ऐसे 0 बना है, तो ये 0 हो गया 10 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक, एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट विथ वैल्यू -12 मीटर पर सेकेंड बिटवीन 18 to इतना, और 18 से इतना के लिए माइनस ऐसे रहा है, तो ये कांस्टेंट रहा है लेकिन माइनस में रहा है। व्हेन द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ऑब्वियसली इट इक्वल्स द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर दैट पीरियड। ऑब्वियसली बात है कि यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता तो उस पीरियड में जो एवरेज है, जैसे यहाँ पे हर मोमेंट पे -12 है, तो एवरेज भी -12 है 18 से लेके 20 के बीच में, और किसी 18 के बाद में 19 पे पूछोगे एक्सेलरेशन तो भी आपको वही मिलेगा। ठीक है, 20 उसके 19.5 पे पूछोगे तो भी वही मिलेगा, और 18 से 20 के बीच में एवरेज पूछोगे तो भी वही मिलेगा, तो उसी चीज़ की बात इसने कर दिया। ठीक है, अब सिंस वेलोसिटी इज quantity having both magnitude and direction, the change in velocity may involve either or both of these factor। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया, हम कह रहे हैं कि मुझे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है dv/dt से, और v यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, और बोथ दोनों भी चेंज कर सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पे देखा, उसको एकदम कीन तरीके से और डिटेल में डेप्थ उसमें हम अभी आएंगे नेक्स्ट में, इसमें उसको समझ लो। अब देखो, एक्सेलरेशन देयरफॉर मे रिजल्ट फ्रॉम अ चेंज इन स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड की वजह से भी एक्सेलरेशन आ सकता है। दूसरा, अ चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ, डायरेक्शन के चेंज की वजह से हो सकता है, और बोथ के चेंज की वजह से भी एक्सेलरेशन आ सकता है। तो वेलोसिटी में चेंजिंग जिस भी मायने में हुआ है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, लाइक वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जब वो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन में जब है तो। ठीक है, पोजिशन टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन आर शोन इन फिगर 3.9 A, B एंड C। 3.A, B एंड C में जो पोजीशन ग्राफ है उसको देखते हैं। 3.9 मीन्स दिस, इसमें देखो इस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ बताया गया है और कहा गया है कि वो डिफरेंट जो पॉसिबल एक्सेलरेशन है, डिफरेंट पॉसिबल एक्सेलरेशन जो है उसको बता रहा है, A, B और C। बट कैसे, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे है, नेगेटिव कैसे है और जीरो कैसे है, उस पर हम अभी आएंगे। उससे पहले इसको जस्ट आपने देखा कि हाँ इस तरह का होगा पोजीशन टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ध्यान रखना। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के जो शेप है उसके अनुसार से आप बता रहे हो कि उसमें एक्सेलरेशन क्या क्या हो सकता है। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, देखो, नोट दैट द ग्राफ कर्व्ड अपवर्ड फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन फॉर जीरो एक्सेलरेशन। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ग्राफ जो है, इसी चीज़ को बस पकड़ के रखना कि पोजीशन टाइम ग्राफ यदि कर्व्ड अपवर्ड है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, यदि पोजीशन टाइम ग्राफ कर्व्ड डाउनवर्ड है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और यदि स्ट्रेट लाइन है तो जीरो एक्सेलरेशन होगा। मतलब यदि आप रोओगे तो ए नेगेटिव होगा, यदि आप हंसोगे तो ए पॉजिटिव होगा, आप ऐसे स्ट्रेट रहोगे मतलब न्यूट्रल रहोगे तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। लेकिन किसका ग्राफ होना चाहिए, ये
x वर्सेस t का ग्राफ होना चाहिए। जस्ट फॉर फन हम इसको इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप में भी कि आप ये सोचो कि ये कैसे आया, तो उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। और ग्राफ का जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा मैं एकदम ही एक लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पे, जितने भी इन्वॉल्व उसमें होंगे ग्राफ वो सभी उसमें आ जाएंगे। तो ये चीज़ उसमें नोट करने वाली थी, हमने देख लिया। एज एन एक्सरसाइज आइडेंटिफाई इन फिगर 3.3 द रीजन ऑफ द कर्व दैट करस्पॉन्ड्स टू दीज 3 केसेस। मतलब 3.3 में ये सब कहाँ पे है वो चीज़ हमें ये करना है। तो एक बार देख लेते हैं, 3.3 को देख लेते हैं। इसने कहा कि आइडेंटिफाई करो कि कर्व का कौन सा रीजन है जिसमें ए पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होगा। तो एक बार हम 3.3 को देख लेते हैं उस कर्व को, और उसमें आइडेंटिफाई करके बता भी देते हैं, है ना। जब हम इसको पढ़ ही रहे हैं पूरे अच्छे से, तो अच्छे से ही उसको देख ले। तो 3.4 आ गया, 3.5 हो गया, 3.3। देखो अब मुझे बताना है यहाँ पे इस जगह पे किस तरह का सेंस बन रहा है। ऐसे कर्व अपवर्ड, यहाँ पे कैसा सेंस बन रहा है, कर्व डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा, यहाँ पे ए क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। और ये चीज़ आपको दिख चुका है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अभी तो मैंने शो किया था आपको कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि एक्सेलेरेशन के ग्राफ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन के ग्राफ को आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये, यहाँ पे आपको दिखा है ना ये सब चीज़ें, ठीक। तो वहीं से तो आया है ये ग्राफ, ये जो ग्राफ था वहीं से ग्राफ आया है। और यहाँ पे देखो एक्सेलेरेशन जो इतना डिस्टेंस में है क्या है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है 0 है, और यहाँ पे फिर नेगेटिव है जहाँ पे ऐसे आया है, ठीक है। तो ये आपको दिख जाएगा पूरे कर्व में जो भी पोर्शन है उसके अनुसार से, ठीक। अभी हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे यदि स्ट्रेट ऐसा है तो वो 0 हो जाएगा। तो हम 3.3 में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि XT कर्व में कर्व अपवर्ड या कर्व डाउनवर्ड का मीनिंग एक्सेलेरेशन के फॉर्मेट में क्या होगा, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब और कैसे होगा, वो चीज़ हमने इसमें देख लिया। अब हम आते हैं कि नेक्स्ट इसके पोर्शन में कि ऑल्दो द एक्सेलेरेशन कैन वेरी विथ टाइम। हमें पता है कि एक्सेलेरेशन हो सकता है कि एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी करे। आवर स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल मिले, लेकिन हमारा जो अभी इस चैप्टर में देखेंगे वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का देखेंगे, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक में इसमें है। इन दिस केस द एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द acceleration during the interval, and if the velocity of an object is v naught at t is equal to 0 and v at t we have acceleration, average acceleration v minus v naught, change in velocity upon time interval, and this v become v naught plus at। और चूंकि ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन दोनों बराबर होगा। तो एक ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी हो गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए इंटू टी। ये फेमस इक्वेशन है, 9th में भी आप देख चुके हो कि ये v नॉट जो होता है वो इनिशियली u होता है, तो u प्लस ए टी हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये पार्ट हम यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम लेट्स सी हाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक्स लाइक। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोजीशन टाइम ग्राफ तो आपको पता चल गया। तो इसने कहा कि लेट्स यहाँ पे हम देखते हैं सी हाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ लुक्स लाइक फॉर सम सिंपल केसेस। फिगर 3.10 यहाँ पे दे रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। कहा कि अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ही देखेंगे, हर में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये है, बट वो कांस्टेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 हो सकता है डिफरेंट केसेस में। तो इन डिफरेंट केसेस को एक एक लाइन में के जगह पे हम आपको बता रहे हैं कि वो क्या सेंस है, कैसे है। तो इसको समझना थोड़ा सा कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे देखो, यदि मैं यहाँ पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रीड करूँ तो t इक्वल टू 0 पे v नॉट था और t इक्वल टू t पे v पे पहुँच गया,
ठीक है, v पे पहुंच गया। और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो मैं यहाँ स्लोप निकालूँ, यहाँ स्लोप निकालूँ, यहाँ स्लोप निकालूँ, कहीं पे भी स्लोप निकालूँ वो कांस्टेंट होगा। तो ये जो स्लोप है, यदि ये चीज़ कांस्टेंट है, यदि ये चीज़ कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट स्लोप मतलब a कांस्टेंट है, मतलब a जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरा चीज़ हमें दिख रहा है कि जैसे जैसे टाइम लैप्स हो रहा है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास ये स्लोप भी पॉजिटिव है, तो हम a को कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। तो यदि इसको देखें तो इनिशियल v0 से स्टार्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट और वो उसका स्पीड बढ़ता ही जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, मतलब स्पीड बढ़ता जा रहा है, हम कह सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम a जो हो गया इसमें पॉजिटिव हो गया। इसमें साइन को बड़ा केयरफुली ध्यान देना। दूसरा, इसमें यदि हम देखेंगे तो इनिशियल v0 था लेकिन फाइनल v है जो कि v0 से छोटा है, मतलब इसमें एक तरह से वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज हो रही है। तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है और ये स्लोप, यदि स्लोप पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिस इज नेगेटिव, तो हम कहेंगे a जो है वो नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन इसमें ब्रेकिंग जैसा कोई चीज़ लगा दिया गया है, एक्सीलरेट इधर हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो धीरे 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 स्पीड को कम कर देगा, उस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर देगा। यदि हम इसको देखें फॉर 0 to t इंटरवल v जो है वो नेगेटिव है, मतलब मूवमेंट जो इसका है वो इस डायरेक्शन में है, तो मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। और यदि हम देखें तो टाइम के साथ में ये वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव हो गया और एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। तो इधर वेलोसिटी जो है नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जा रहा है, मतलब इधर जो है स्पीड अप होते जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। यदि इसमें देखें तो इनिशियल में पॉजिटिव था लेकिन वो होते होते नेगेटिव हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम लैप्स हुआ वो धीरे धीरे डिक्रीज करते 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 जीरो पे पहुंच गया है, और उसके बाद जीरो के बाद वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। इसका मतलब पहले ऐसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी, धीरे धीरे रुकी और फिर इधर मूव करना शुरू कर गई, तो इसलिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज हो गया, उसमें पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया, पर एक्सेलरेशन थ्रू आउट जो है वो नेगेटिव ही रहा है, ठीक है। तो इन चारों को हम ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक। अब इसके कंक्लूजन को पढ़ देते हैं, ठीक है। और जिसको ये ज़्यादा समझ में नहीं आया है डोंट वरी, मैं ग्राफ पे एक पूरा लेक्चर डेडिकेट करने वाला हूँ, जो आपको एक एक छोटे छोटे, क्योंकि ग्राफिकल क्वेश्चंस खूब सारे आते हैं कंपटीशन में, कंपटीशन का फेवरेट होता है, तो मैं इसलिए ग्राफ के लिए पूरा के पूरा वही बना रहा हूँ कि आप ग्राफ, उसमें सिर्फ ग्राफ ही मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब चीज़ है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो खुद से। इसमें आ गया, एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज दैट द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ओवर द गिवन टाइम इंटरवल। कहा कि इसमें से किसी भी ग्राफ में यदि आप एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, ये जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसको हम कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डील कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ध्यान रहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप था, स्लोप ने क्या दिया, स्लोप ने दिया एक्सेलरेशन, एरिया ने क्या दिया, एरिया ने दिया डिस्प्लेसमेंट ओवर दैट गिवन इंटरवल, जहाँ से जहाँ तक एरिया आप ले रहे हो, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ग्राफ से रिलेटेड, जिसका प्रूफ भी मैं बता चुका हूँ। यदि वेरी फर्स्ट लेक्चर इसका जो शुरुआत हुआ था, वेरी फर्स्ट नहीं, जहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस किया था स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, उसमें जाओगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। तो ये स्टेटमेंट ये बताता है कि यदि कोई कांस्टेंट है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप देखोगे भी ऐसा स्टेटमेंट को वैलिडिटी के लिए कि यदि हमेशा के लिए u कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जाए और t टाइम बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम कहते हैं कि u इंटू टी होगा। तो बताओ, इसमें u है ये हाइट, t है ये, तो u और t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, हमारा एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया और दिस इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। स्टेटमेंट रिक्वायर्स यूज ऑफ कैलकुलस, तो उसको, लेकिन हम कैलकुलस चूँकि पढ़ा चुके हैं तो
हम उसको प्रूफ अभी जब मैं आपको नोट्स करा रहा हूँ तो उस समय बता दूंगा और एक बार बता भी चुका। We can however see that it is true for the simple cases of an object moving with constant velocity u. Its velocity time graph is इतना। यदि constant velocity से ऐसे जा रहा है तो हमें दिख रहा है कि अच्छा इसका एरिया ut होगा और ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी है, ठीक है। The vt curve is a straight line पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, इसलिए एरिया अंडर इसमें जो t इक्वल टू 0 से t जो सेकेंड तक होगा ut होगा, ये चीज़ मैंने बता दिया। इसमें कहा कि हाउ कम इन दिस केस एन एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस, थिंक नोट द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी ऑन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड यू विल अराइव एट द आंसर। इसने कहा कि यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख लो कि आप सोचो इसका डायमेंशन क्या है वेलोसिटी का, इसका डायमेंशन क्या है टाइम का, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। तो ये तो होगा ही डिस्टेंस जैसा डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। मतलब डायमेंशन लेंथ का होगा, तो लेंथ का डायमेंशन होगा तो या तो डिस्टेंस हो सकता है या तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसने एक चीज़ सोचने के लिए कहा है कि अच्छा बताओ कि ये जो एरिया को डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं ये डिस्टेंस कब होता, जब एक ऑब्जेक्ट अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता, दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। डायमेंशनल क्वांटिटी आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे पर सेकेंड था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड कैंसिल होकर मीटर आ जाएगा, तो सिंपल है, ठीक है। तो उस आंसर पे हम पहुँच जाएंगे कि एरिया किस तरह से आपका डिस्टेंस देगा, ठीक है। तो अब जहाँ पर भी कन्फ्यूजन होगा आप उसको कर सकते हो, पहले इस नोट को पढ़ लेते हैं। नोट दैट द xt कर्व, vt कर्व एंड at ग्राफ, जितने भी ये कर्व बन सकता है, x वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t, in several figures in this chapter have sharp kink at some point, implying that the function are not differentiable at this point। कहा गया कि कई बार आपको ये दिखेगा कि कोई भी चीज़ x और t ऐसे में एकाएक कहीं पे शार्प ये चेंज है, या v t में भी ये शार्प चेंजेज है ऐसा। तो ये जो शार्प ये जो चेंज है ये चीज़ एक्चुअल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एकाएक ऐसा होना थोड़ा सा मुश्किल है कि वेलोसिटी पॉजिटिव था फटाक से ऐसा नेगेटिव हो गया या सीधे चेंज हो गया ऐसा करके। स्लोप चेंज होने का मतलब यही हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव, तो एकदम इंस्टेंटली ऐसा चेंज हुआ ऐसा नहीं कर सकते। तो इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ विल बी स्मूथ। ऐसा कभी नहीं आएगा, हमेशा ग्राफ कुछ ना कुछ स्मूथ ही आएगा, कहीं पे भी शार्प आपको यहाँ से ऐसे आया ऐसा ये शार्प चेंजिंग दिख जाए ऐसा नहीं होगा। What this means physically is that acceleration and velocity cannot change value abruptly at instant. Changes are always continuous. तो इसमें कहा कि velocity या acceleration abruptly change नहीं होगा, हमेशा उसको एक थोड़ा सा समय चाहिए होगा उसको चेंज होने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लाइन बाय लाइन मैंने इसमें बता दिया। तो अब बारी है इसके कंक्लूजन की, तो उस कंक्लूजन और थोड़ा सा डीप जाने की, ठीक है, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस कर सके। तो हम अब इसके कंक्लूजन जिसको आपको नोट भी करना है और एक तरह से नोट्स आपके लिए हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, क्या क्या नोट करना था, क्या वैरायटी था इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो सारे चीज़ हम इसमें डील करेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल पेन पेज ये आपके हाथ में होना चाहिए ताकि आप इसके एक एक पॉइंट्स को नोट कर सके और आगे आपके लिए नोट्स रह जाएगा। और आपके पास तो फैसिलिटी है कि आप कितने बार भी इस लेक्चर को देख सकते हो, क्योंकि ये परमानेंटली यूट्यूब पे रहेगा, तो इसलिए आप नोट्स बना लो और कोई भी चीज़ आपको जब भी दिखता है कि दिक्कत है तो जाके आप इसको फिर से देख लो। और एक तो मैं कहूँगा कि आप जब भी नोट्स बनाओ तो जो वीडियो लेक्चर का नॉमेनक्लेचर या टॉपिक या वीडियो नंबर ये सब जो दिया हुआ है यूट्यूब में वो भी आप यहाँ पे अपने कॉपी पे लिख लो, ताकि कभी भी आपको रिवाइज करना रहे तो आपको ये रहे कि अच्छा इस नंबर वीडियो को मुझे देखना है, ठीक। चलो मैं इसका व्यवस्था भी कर रहा हूँ, एक वेबसाइट भी बन जाएगा जिसमें ये सब चीज़ बहुत प्रॉपर वे में रहेगा कि किस वीडियो में क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम एक्सेलरेशन को क्या करते हैं डिफाइन करते हैं, उसके सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं। जैसे पहला चीज़ है कि ये क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी में जो चेंज होता है टाइम के साथ में उसको एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका इसलिए इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान रखना।
एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है, नॉट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब जैसे कोई कोई ऑब्जेक्ट है इधर मूव कर रही है, ये वाला पार्ट इधर यदि मूव करना शुरू हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, अभी ये इन दो वेक्टर का जब आप डिफरेंस लोगे, मतलब v2 माइनस v1 लोगे, तो v2 माइनस v1 का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ना कि v2 के डायरेक्शन में हो गया या v1 के डायरेक्शन में हो गया, ये चेंज के डायरेक्शन में होगा, इसलिए लिख दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समटाइम न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आ जाता है। डायमेंशन आपको पता ही है कि L टू द पावर 1 और T टू द माइनस 2 हो जाएगा और यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि देयर आर 3 पॉसिबल वे बाय विच चेंज इन वेलोसिटी में अकर। कहा गया है कि जब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी कितने तरह से पॉसिबिलिटी है, ठीक है, जो कि आपको बता दिया गया है। तो व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मतलब ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज किया, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, उसने डायरेक्शन चेंज किया, अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब वो डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो सिर्फ यदि डायरेक्शन चेंज हो, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो नहीं। ऐसा नहीं कहेंगे एक्सेलरेशन जीरो हो गया कि 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर, वो तो स्पीड में चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है, एक्सेलरेशन में तो चेंजिंग है, एक्सेलरेशन तो इसमें आएगा, वेलोसिटी में तो चेंजिंग है, सॉरी, तो एक्सेलरेशन आएगा। इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको दिखेगा कि किसी वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो उसके परपेंडिकुलर में ही एक्सेलरेशन रहेगा उस वेलोसिटी का, ये डेफिनेट है। अब परपेंडिकुलर इधर भी रह सकता है और परपेंडिकुलर इधर भी रह सकता है, ठीक है, ऐसा भी रह सकता है। तो ये चीज़ आपको परपेंडिकुलर ही दिखेगा, और इसका रीज़न भी हम बताएंगे जब न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे कि ये परपेंडिकुलर क्यों है और परपेंडिकुलर क्या कर पाता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी जो होगा उसके सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट में व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जैसे सिर्फ मैग्नीट्यूड, जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी को आप देखोगे तो वेलोसिटी यहाँ इससे ज़्यादा बड़ा, यहाँ आते आते स्ट्राइक करते समय बहुत बड़ा दिख जाता है। तो एक्सेलरेशन पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी रहेगा, मतलब इसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो गया, या आगे हम देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी को डिटेल में देखेंगे तो टेंशन नहीं है। अभी जो स्ट्रेट लाइन मोशन हम पढ़ रहे हैं उसमें ये ऐसे मूव कर रहा है, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, या ऐसे मूव कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहे, तो वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर पाएगा। मतलब यदि वेलोसिटी के एलोंग में ही एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी के एलोंग में ही एक्सेलरेशन है, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा या घटेगा, डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं होगा, जिधर डायरेक्शन में जा रही है उधर में, मतलब सिर्फ इसी लाइन पे मूव करेगी, एलोंग दैट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट में जब बोथ चेंज हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट, वन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड अनदर इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन हम बाद में देखेंगे इसके बारे में, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यदि दोनों चीज़ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट ऑलरेडी है, एक वो जो इसके पैरेलल में है, एक वो जो उसके परपेंडिकुलर में, मतलब एक वो जो रिस्पॉन्सिबल है उसके डायरेक्शन चेंज करने के लिए, और एक वो जो रिस्पॉन्सिबल है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, बहुत फेवरेट इसमें मतलब कंपटीशन का है, जिसमें खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये हम अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी कमिंग लेक्चर में। अभी 2 डायमेंशन में है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक। तो ये दिख गया, ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल है, इसको हम बिल्कुल अलग उसमें करेंगे। जो ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा कट गया, फिर से कर लेते हैं। जो ये न्यूमेरिकल है इसको हम अभी अलग से पूरा सॉल्व करेंगे, बहुत ही सही न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा इस पे आते हैं
पहले कुछ और चीज़ पढ़ लेंगे, कंक्लूड कर लेंगे तब। जैसे जो 3 चीज़ वहाँ पे दिखाया गया है टेबल में, उसी को यहाँ पे आप अपने कॉपी में ऐसे लिख लो कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैसे हो सकता है। तो ओनली मैग्नीट्यूड यदि हो रहा है तो एक्सेलरेशन शुड बी पैरेलल टू द वेलोसिटी, मतलब v और a, ठीक है, वेलोसिटी विल इंक्रीज। एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक है, और कॉरस्पॉन्ड टू वन डायमेंशनल मोशन। तो यदि ओनली मैग्नीट्यूड में चेंजिंग है तो वन डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए कि ओनली मैग्नीट्यूड यदि चेंज होता है तो क्या क्या होगा। ओनली डायरेक्शन यदि चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ इसमें इसका परपेंडिकुलर पे एक्सेलरेशन पॉसिबल है, जो वहाँ पे बता दिया। तो एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जो कि 2 पार्ट होगा। कॉरस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनी जनरल कर्व पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, कोई भी जनरल पाथ, ये पाथ मैं बता रहा हूँ जिसमें यूनिफॉर्म स्पीड से कोई चीज़ चल रहा है, मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे भी देखोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड से यदि चल रहा है तो वो इसका केस हो जाएगा। क्लियर? अब यदि दोनों का केस हो तो जनरल मोशन हो जाएगा, जिसको उस टेबल में बताया गया है। तो ये नोट कर लीजिए। बोथ यदि हुआ, ठीक है, तो उसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक्सेलरेशन शुड हैव एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी वेयर थीटा नॉट इक्वल टू 0, 180 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि इसके लिए केस ऊपर देख लिए। तो वेलोसिटी और ए के बीच में अब इसमें एक एंगल थीटा आ जाएगा, जो कि 0, 180 और 90 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। एलोंग वाला पार्ट इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा और परपेंडिकुलर पार्ट इसके डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, ठीक है। और इस तरह से ये 2 चीज़ हो गया, इसका प्रोजेक्टाइल मोशन और एनी जनरल कर्व मोशन। कोई भी जनरल कर्व मोशन यदि आप देखोगे जिसमें स्पीड चेंज होता जा रहा है और डायरेक्शन भी चेंज होता जा रहा है, वो इसका केस बन गया, ठीक है। तो अब हम 2 क्वेश्चन को करेंगे। तो दोनों क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अपने उस प्लेटफॉर्म पे ले जाते हैं, व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं, और उस दोनों को देखते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को और जो पिछला एग्जाम्पल था वो, इस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे हम रख देते हैं। पहले ये 2 एग्जाम्पल करते हैं और फिर न्यू पेज, फिर हम उस पर सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं, यहाँ पे कि ये क्या है और कब पॉसिबल है, ये चीज़ बताना। अब चूंकि मीनिंग हमारे पास में है तो इसको ध्यान से पढ़ना कि बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी वेरी यूनिक। इसमें पहले कहा कि सबसे पहले व्हाट इज मीन्ड बाय डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एंड डी वी बाई डी टी। सबसे पहले मुझे बताओ, एक वेलोसिटी का यदि हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दिस इज नथिंग बट स्पीड, दिस इज नथिंग बट स्पीड। तो बताओ ये क्या कह रहा है मैथमेटिकली? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये क्या कह रहा है? dv by dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। और यदि हम इसको मैग्नीट्यूड निकाले तो ये मैग्नीट्यूड होगा, मतलब दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है, ये स्पीड में चेंज का रेट है। तो इसमें कहा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि ये चीज़ ज़ीरो हो और ये ज़ीरो नहीं हो, और ये ज़ीरो नहीं हो और ये चीज़ ज़ीरो हो? क्या ये पॉसिबल है? कि अब सोचो, इसको सोचो कि स्पीड में टाइम के साथ में जो चेंजिंग है वो ज़ीरो है, मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन dv बाई dt ज़ीरो ना हो। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में आप देखोगे तो इसमें कि ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट। बट चूंकि डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ है तो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को आप जीरो नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन जीरो करोगे तो गया आप, तो वो क्या हो जाएगा कि ये चेंज भी नहीं होता। हाँ, वो एक्सेलरेशन जो है वो इसके परपेंडिकुलर पे है, ये डेफिनेट है। कितना है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें वो भी पता चल जाएगा, मतलब कुछ चैप्टर्स का वेट करें तो पहला केस हो गया। दूसरा कहा इसमें कि ये चीज़ चेंज, मतलब इसका ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो है। क्या ये पॉसिबल है? देखो कि ये कह रहा है कि स्पीड जो है एक तरह से वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, और लेकिन
एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है, स्पीड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ज़ीरो, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये कब होगा? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है और एक ही डायरेक्शन में यदि जा रहा है उसका, तो उस समय में हमारा एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। यदि कोई भी चीज़ है ये 5 मीटर पर सेकेंड से बिना रिवर्स हुए ऐसे जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट होगी और उसमें एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ज़ीरो, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ही नहीं है। 5 मीटर पर सेकेंड ना डायरेक्शन में चेंज हुआ ना मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया, तो ये इज पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन। यूनिफॉर्म स्पीड को कह सकते हो कि ये केस हो जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को ये कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा कैसे दिया है देखो, इसमें दिया कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन फॉर मिनट हैंड ऑफ क्लॉक लेंथ 20 सेंटीमीटर। यदि एक मिनट हैंड है और मिनट हैंड आपको पता ही है कि मिनट एक पूरे 60 मिनट में पूरा एक चक्कर काट लेता है और ये लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ये कहा रोटेट एन एंगल ऑफ π/2। π/2 से यदि आता है तो मतलब ये जो पार्ट है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, π/2 से रोटेट हो गया। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड बाई सेम होगा। यदि हम वेलोसिटी वेक्टर माने तो दिस नो डाउट कि ये दोनों जो होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन यदि इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करें, यदि हम v1 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी v होगा और v2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी v होगा। क्यों? क्योंकि तो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है ना, ये ऐसे रोटेट जो होता रहता है वो कॉन्स्टेंटली रोटेट होता रहता है, ठीक है। ये हो गया और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री हो गया। अब सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन होता है v2 माइनस v1। तो अब बताओ, यदि एवरेज यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा गया तो v2 माइनस v1 मतलब v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर, है ना, माइनस 2 टाइम्स ऑफ v1 इंटू v2 इंटू कॉस 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ये हो गया और इसका हम ये ले लेंगे, ये भी v ये भी v, तो 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर और कॉस 90 0, ये गया तो कितना हो जाएगा? √2v, √2v हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि अच्छा ये 20 सेंटीमीटर का है तो v क्या होगा? आपको नहीं लगता कि इसको पूरा जो लेंथ ऐसे चलना है वो 2πr चलना है कितने समय में? 60 मिनट में, ठीक है। तो 60 मिनट को हम चाहे तो 60 सेकेंड कह सकते हैं। तो दिस इज़ नथिंग बट स्पीड। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। देखो इस पे ऐसे 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 आते आते डिस्टेंस ट्रेवल जो करना है वो 0 से लेके t=0 से वापस कब आएगा? t 60 मिनट में आएगा, 1 घंटे में आएगा, ठीक है। तो कितने सेकेंड में? 60 इंटू इतना, v इतना दिया हुआ है, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √2 इंटू 2π और r का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻² अपॉन 60 इंटू 60, जो आंसर आएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में आ गया। सिंपल। तो इस तरह से आपको ये एक्सेलरेशन वाला पोर्शन भी आपका हो गया और मैंने ये प्रॉब्लम भी आपको बता दी, ठीक है। अब जो लोग मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और जिनको ऐसा लगता है कि हमें अभी से पूरा चीज़ करना चाहिए और करना भी चाहिए, कोई भी ये नहीं सोचो कि हम बाद में करेंगे, हल्का सा आपको एफर्ट्स लगाना है, तो HCV फिजिक्स के लिए अच्छी बुक है जिसमें आप सेक्शन 3.6 को रीड कर सकते हो अप टू 3.6, तो ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। जो चैप्टर इसका जो स्ट्रेट लाइन मोशन का जो चैप्टर है उसमें इसके सॉल्व एग्जाम्पल में 1, 2 और एक्सरसाइज में 1 से 5 तक आप इसको कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव में 1, 3, 4, 5, 6 और 1, 3, 4, 5, 6, 7 ऑब्जेक्टिव सेकेंड में कर सकते हो यदि आपके पास SC वर्मा है तो, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है यहाँ पे, जो आप यदि करोगे तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव ये बना देगा। तो आप जाके उसको सॉल्व करो और मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन का आंसर हमें समझ नहीं आया, इसका आंसर यदि आप बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता, ठीक। तो आई विल डू इट फॉर यू। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे यदि हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग पार्टिकल मोशन। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एंड लगा हुआ है, ना कि और,
दोनों यदि कांस्टेंट रह जाते हैं तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, यदि कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेट लाइन में ही होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में इस पाथ को ट्रेवल करता है और हमेशा उसमें एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम उसको रखेंगे दिमाग में, कभी कभी न्यूमेरिकल इस पे बना देगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अ बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और बोथ चेंजेस ड्यूरिंग मोशन। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, दोनों चेंज हो जाए तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कह देंगे। ठीक है, संयोग से हमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में ही चर्चा करना है मेनली। अब एवरेज एक्सेलरेशन जब हम देखते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ए को विल बी बाई डेल्टा लिख सकते हैं। उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, जब लिमिट यहाँ पे डेल्टा टेंस टू लिख देंगे, जिसको डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी यदि टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन है तो आप उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो हर टाइम पे। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स ऐसी देख लेते हैं, एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये सब चीज़ है तो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा इसलिए। जैसे फॉर अ मूविंग बॉडी देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यदि मूविंग बॉडी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सी ये नहीं कह सकते कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यदि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आगे हम देखेंगे, इसमें वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऐसा है और एक्सेलरेशन का ऐसा है, क्योंकि ये सिर्फ अपने डायरेक्शन को चेंज कर पाएगा, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऐसा है, लेकिन यदि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी यहाँ है, एक्सेलरेशन इधर, इधर यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर, ये थीटा भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए कहा कि मूविंग बॉडी में देयर इज नो रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। कभी कभी ऐसा लगता है कि इधर मूव कर रही है ऑब्जेक्ट तो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे सपोज करो कि स्कूटी को आप चला रहे हो तो जब आगे की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, और जब आगे की तरफ स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। लेकिन आप सोचो कि जिस समय ब्रेक करते हो स्कूटी स्टिल आगे मूव कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन हमने पीछे कर दिया, तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसका और एक्सेलरेशन से कोई लेना देना मतलब नहीं है। इस एग्जांपल में बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में सपोज करो कि इफ अ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ये जो होता है एक्सेलरेशन हम F बाई m दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इंक्लूड करने के लिए कि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में ये थोड़ा सा इंक्लूड कर देता है जो न्यूटन्स लॉ का है, तो इस वजह से ये तो आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो कि ए बराबर F बाई एम का। बाय डेफिनेशन ए जो होता है वो होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, और हम v जो होता है वो चीज़ डिफ्रेंशिएशन है x का, तो डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि v जो होता है डी एक्स बाई डी टी होता है। तो ये मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे x जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक और जो इस फॉर्मेट में आपका बहुत ज़्यादा यूज होगा वो होगा आपका एक्सेलरेशन का एक और एक्सप्रेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो कि a को हम dv बाई डी टी तो बोल दिए, अब हमें पता है कि हम dv बाई डी टी में एक नया इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पैरामीटर। सपोज dx कर दिए तो इसको यहाँ पे बस dx लिखना पड़ेगा, तो dx बाई डी टी एक और हो जाएगा। dx बाई डी टी v होता है तो v इंटू डी वी बाई डी एक्स भी एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के दो एक चीज़ आ गया, या तो आप dv बाई डी टी लिखो या v टाइम्स ऑफ dv बाई डी एक्स लिख दो। आपको याद है कि जब शुरुआत में हमने कहा था कि वेलोसिटी जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको किसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करें, टाइम के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो दोनों चीज़ को लिंक कर रहा है, तो न्यूमेरिकल दोनों के फॉर्मेट में आ सकता है, तो वो चीज़ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में इफ़ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम फॉर a टाइम t1 बाई एक्सेलरेशन a1 एंड फॉर टाइम t2 बाई एक्सेलरेशन a2 देन एवरेज एक्सेलरेशन इज
तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा a1 इंटू t1 वहाँ का एवरेज वेलोसिटी हो गया a2 इंटू t2, दूसरे इंटरवल का हो गया टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न पे जैसे हमने एवरेज स्पीड के केस में देखा था, वहाँ पे डिस्टेंस हो जाता था, यहाँ पे a1 इंटू टी है, वहाँ पे v1 इंटू t1 रहता था। अब एक छोटा सा जो कि थोड़ा सा हायर उसमें जाके ये चीज़ है, सेकेंड लॉ को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बीच में यदि न्यूमेरिकल आ गया तो हमें सॉल्व करने आना चाहिए, इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ। देखो, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मास m1 एंड m2, एक m1 है एक m2 है, सेम F इस पे भी लगाया गया इस पे भी लगाया गया, तो यहाँ पे a1 जो हो जाएगा वो F बाई m1 हो जाएगा, यहाँ पे जो a2 हो जाएगा वो F बाई m2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सेपरेटली देन it produce acceleration a1 and a2 respectively, दोनों में अलग अलग किया। Now these bodies are attached together and form a combined system and same force is applied on the system so that, अब सोचो यदि इन दोनों बॉडी को एक साथ इकट्ठा कर दिए और सेम वही फोर्स F यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो डेफिनेटली F बाई m1 प्लस m2 होगा, जिसको A कह दिया गया। ठीक है, तो F बाई m1 प्लस m2 जो होगा, या हम ऐसा कह सकते हैं इस केस में कि अब उस समय F जो होगा m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ A होगा, जो कि F बाई A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि F बाई A, जैसे इस इक्वेशन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि F बाई A इज नथिंग बट m1 प्लस m2, और यदि इस इक्वेशन से देखें तो m1 को F बाई a1 लिख सकते हैं और इसको F बाई a2 लिख सकते हैं, F कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई a इजकल टू 1 बाई a1 प्लस 1 बाई a2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और इसलिए a को हम इतना भी लिख जाएंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा यूज होता है a1 a2 अपॉन a1 प्लस a2। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक पॉइंट है, एक्सेलरेशन कैन बी जीरो, पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव, वेक्टर क्वांटिटी है, कभी कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इंक्रीजिंग, सिंपल सा मतलब है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग विथ टाइम। जीरो एक्सेलरेशन मींस वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म या कांस्टेंट, वाइल नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन, समटाइम कहेंगे हम उसे, मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, वो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फॉर मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू z। अभी हम देखेंगे ग्रेविटी वाले पार्ट में कि जब भी ये फ्री फॉल के लिए छोड़ दोगे तो एक्सेलरेशन को कहा जाता है कि g के बराबर है डाउनवर्ड में, वेयर g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स नॉर्मल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसको हम बाकी यूनिट में जानने की जरूरत नहीं है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये इसलिए बता दिया गया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रहे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा कंक्लूजन हमारा एक्सेलरेशन के बेस्ड जो भी एग्जाम्पल थे उसके लिए। अब हमारे पास बहुत सारे थोड़े थोड़े क्विज हैं और आपके पास में कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उसमें कौन सा क्वेश्चन टफ है, उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ बताऊँगा, और जो टफ नहीं है उसका सॉल्यूशन आप उधर बताओगे। अब ये क्विज है, ये सभी आप जानते हो, इसमें ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो है, बट मेरा कहना है वाई। तो इसका आंसर यदि आप कमेंट में लिखो तो बहुत मज़ा आएगा मुझे कि ये ऐसा कर्व है तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों दिया। ठीक है, इसका आंसर मुझे चाहिए। हालांकि मैं एक बिल्कुल सेपरेट, ये यदि आप वेरी फर्स्ट लेक्चर देखो चैप्टर 3 का फर्स्ट, या जहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस किया था, या तो वो लेक्चर देख लो तो आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप स्लोप के अनुसार से मुझे सोच के बताओ कि ऐसे को हम पॉजिटिव ए क्यों कहेंगे, ऐसे को नेगेटिव ए क्यों कहेंगे, ऐसा क्यों, उस क्यों का आंसर आप कमेंट में करो। ठीक है, ये तीनों चीज़ मैंने बता दिया कि इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है, क्या सेंस ऑफ मोशन है, अभी बताया। ठीक है, ये ग्राफ वगैरह के लिए मैं एक ये ड्रॉ कैसे हुआ, ठीक है, और एक ये वाला पोर्शन, ये सारा चीज़ को मैं डेडिकेट करके आपको ग्राफ के लिए पूरा ही अलग मैं चैप्टर बना रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ढेर सारे ग्राफ्स होंगे और वो ग्राफिकली ही सब चीज़ चलेंगे उसमें। ठीक है, ग्राफ को पार्टिकुलर, क्योंकि इस पर खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैंने आपको बनाया। नेक्स्ट लेक्चर में ये बताऊँगा कि ग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्विज को उसके लिए रखते हैं। ठीक है, इसमें प्रेडिक्ट करना है एक्सटी ग्राफ
PT ग्राफ, AT ग्राफ कैसा होगा, तो ये पहले ही आंसर इसमें लिखा गया है, ठीक है, और इसको हम देखेंगे बाद में। अब आज के लिए ये चीज़ है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, और ये मैं कुछ कुछ हिंट आपको दे देता हूँ, सॉल्व करो। जो डिफ़िकल्ट है वो आप ज़रूर पूछो, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल सॉल्व करके जो गिवन व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज के, और आप मुझसे पता कर सकते हो कि सर ये सही बनाया या नहीं बनाया। कुछ चीज़ें तो मैं डील कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस s in meter, t in second, the acceleration of the particle is what। तो ऑब्वियसली इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ds/dt मिलेगा, जो कि क्या होगा 2 बाहर और t स्क्वायर का 2t प्लस 2 बाहर और t का 1। फिर इसको ये चीज़ वेलोसिटी मिला, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ये 4 बाहर, t का हो जाएगा 1, और ये तो कॉन्स्टेंट था तो 0, तो 4 हो गया सिंपल, ठीक है। तो आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट में दिया पोजिशन x of the particle varies with time t, x at square btq है, the acceleration of the particle will be 0 at time equals। तो आप उसको क्या करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे dx/dt, तो जो भी आएगा जैसे a इंटू 2t माइनस b इंटू 3t स्क्वायर। फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा, फिर उसको 0 पुट करिए, टाइम का वैल्यू मिलेगा, आप आंसर लिख सकते हो। दूसरा कुछ भी नहीं है। तीसरा, नाउ थर्ड इज व्हाट। तो थर्ड में यहाँ पे आपको दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन आर रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं है, बस सिर्फ ये क्या कर दिया है, एक्स डायरेक्शन में ना होकर वाई डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें dy/dt लिखना है, तो ये वेलोसिटी हो जाएगा। अब फिर से एक बार इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो कहा कि इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी एट t = 0, तो वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में आपको आ जाएगा, तो बता दोगे। एंड एक्सेलेरेशन आर सेपरेटली, एक्सेलेरेशन यहाँ से बता दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। डबल डिफ्रेंशिएशन करके तो कुछ नहीं है। द रिलेशन बिटवीन t एंड द डिस्टेंस इज दिस वन, एंड अल्फा एंड बीटा आर द कांस्टेंट, द रिलेशन, द रिटार्डेशन v ऑफ द वेलोसिटी इज व्हाट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 4। आप पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, हमें इसका आंसर बताओ कमेंट में, और व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भेजो, फिर मैं वहाँ पे आपको भेजूंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो जो भी लेक्चर देख रहा है इसको ज़रूर सॉल्व करो, और इसके आंसर को एटलीस्ट बताओ कि ABCD में क्या होगा। और जिसको भी लगता है कि हमसे नहीं बना, तो वो चीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप मुझसे पूछो। क्वेश्चन नंबर 5, if the displacement of the particle is directly proportional to the square of the time, then particle is moving with। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। कहा कि डिस्प्लेसमेंट जो है s जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t स्क्वायर का, देन पार्टिकल इज मूविंग विथ। तो सोचो t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, तो प्रोपोर्शनल टू वो t हो जाएगा, और एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का केस है, सिंपल। पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स 6 नंबर क्वेश्चन को देखो। तो 6 नंबर क्वेश्चन फिर से इजी, इसमें वेलोसिटी दे रखा है, 2 वेक्टर का आपको सिर्फ डिफरेंस निकालना है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। देखो इसमें पार्टिकल है, वो इसमें बता रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में जा रही थी, ठीक है। इन 10 सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड, और कुछ देर बाद ये 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड में हो गया। द एवरेज एक्सेलेरेशन इज व्हाट। कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, v2 माइनस v1 वेक्टर एडिशन होगा, तो उसका जो आएगा वो ये रिजल्ट आएगा, क्योंकि v2 माइनस v1 करना है, तो माइनस v1 मतलब ये dv हो जाएगा। ये निकालना आसान, ये 5 है, ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर ये हो जाएगा, और टाइम दे रखा है 10 सेकेंड, उसको डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो ये पता चल गया, ठीक है। तो 7 और 8 आप इसी तरह से आप बना लोगे, और आंसर मुझे बताओगे कमेंट में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।
वो आंसर बता के कमेंट में, डेफिनेटली कमेंट में बताइए और इसको शेयर करिए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मिलूँगा ब्यूटीफुल ग्राफ्स के साथ में, जिसमें खूब सारे ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ग्राफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये आपके कमांड को भी बढ़ा देगा और कॉम्पिटिटिव भी आप बन जाएंगे बहुत अच्छा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।